Today's topic is molecular and empirical formula. क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में एटम मॉलिक्यूल केमिकल अर्थमेटिक, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एसआई यूनिट्स पढ़ ली, सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिए। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, न्यूमेरिकल स्ट्राइक्योमेट्री बेस्ड न्यूमेरिकल पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिकुलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये टॉपिक जो है स्टार्ट से नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दी जाएगी इन वीडियोस की, तो आप उसको एक बार विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है मॉलिकुलर एंड एम्पिरिकल फार्मूला, मैक्सिमम स्कूल्स में ये जो टॉपिक है इस पे 3 to 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता ही है एग्ज़ाम में। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कभी कभार इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हर बार ये रिपीटली नहीं आता, 100% ये नहीं आता है, कभी कभार ही आता है। ठीक है, फिर भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करें मॉलिकुलर फार्मूला। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मॉलिकुलर फार्मूला? मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इन विच एग्जैक्ट नंबर और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का मॉलिकुलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जिसमें उसके रियल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें ग्लूकोज की। ठीक है, जो ग्लूकोज है उसका फार्मूला है C6H12O6। ये जो फार्मूला है C6H12O6 ये इसका मॉलिकुलर फार्मूला है, किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, इसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम के बारे में बताया जाए, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को शो किया जाए, वही हमारा क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला। क्लियर है? तो ग्लूकोज का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, C6H12O6। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है एम्पिरिकल फार्मूला का। जो मॉलिकुलर फार्मूला है उसमें एटम्स की वैल्यू का सिंपल रेशियो, एटम्स के नंबर का सिंपल रेशियो जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। तो अगर मैं ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला निकालूं, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इसमें सिंपल होल नंबर रेशियो होता है किसका, एटम्स का। तो जब हम ग्लूकोज की बात करें C6H12O6, 6:12:6, सिंपल रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2:1। ठीक है, तो ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो मॉलिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बात करें तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला होगा, देखो कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन हो गया 2 और ऑक्सीजन भी कितना हो गया 1। ठीक है, तो मॉलिकुलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला होता है जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला में जो एटम्स हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, अंडरस्टूड, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, उसी को हम क्या कहेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर है? अब देखो, अब हम बात करें ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज में कार्बन का मास होता है 12, 6 कार्बन है 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का मास है 12, एक हाइड्रोजन का मास है 1 और 6 ऑक्सीजन का मास होता है 16। सम करेंगे तो ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास आएगा 180। ठीक है, चाहो तो आप यूनिट लिख सकते हो, ग्राम पर मोल। ठीक है, ये जो 180 ग्राम पर मोल आया है ये ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास है। ठीक है, एम्पिरिकल मास की बात करूं मैं, दिस इज 12 + 2 + 16, कितना हो गया, दिस इज 30 ग्राम पर मोल। ठीक है, दिस इज 30 ग्राम पर मोल, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया, एम्पिरिकल मास हो गया। अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ, आपने इसमें किस फैक्टर से डिवाइड किया था तो ये वैल्यू आई थी, 6, 12 और 6 को आपने 6 से डिवाइड किया तब रेशियो 1:2:1 आया था। ठीक है, अब अगर मैं इसको 6 से इंटू कर दूं तो वापस कार्बन C6
हाइड्रोजन 6 इंटू 2 12, ऑक्सीजन 6। ठीक है, इसके बेसिस पर हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पर n वो फैक्टर है जिससे डिवाइड करके मॉलिकुलर फार्मूला को हमने एम्पिरिकल फार्मूला में कन्वर्ट किया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है, इसको हमने किससे डिवाइड किया था, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को 6 से, तो 6 से इंटू कर दे तो वापस यही बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम बात करें सेम केस, मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास। ठीक है, मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास। देखो मॉलिकुलर मास कितना है, मॉलिकुलर मास है हमारा 180, कौन सा फैक्टर था 6। एम्पिरिकल मास कितना है 30, 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। क्लियर है, तो मॉलिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्लियर हो गया। मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, ऐसा फार्मूला जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कंपाउंड के, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला में एटम्स का जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है उसी को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। क्लियर है, एन यहाँ पर क्या है, वो फैक्टर है जिसको हमने मॉलिकुलर फार्मूला के एटम्स से डिवाइड करके एम्पिरिकल फार्मूला बनाया था। क्लियर है, तो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई डेफिनेशन यानी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू कि मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं एक न्यूमेरिकल जो एम्पिरिकल और मॉलिकुलर फार्मूला के ऊपर बेस्ड है। ओके, द क्वेश्चन इज a compound contain 80% of carbon and 20% of hydrogen. Calculate its empirical formula. If the molecular mass of compound is 30, calculate its empirical formula. ये तो अंडरस्टूड हो गया। मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होते हैं, जिस कंपाउंड के फार्मूले में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हो उसको मॉलिकुलर फार्मूला कहते हैं, और जिसमें एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई सॉल्ट आपको दिया है जिसका एनालिसिस करके बताया गया कि उसमें 80% कार्बन है और 20% हाइड्रोजन है। हमें उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, मॉलिकुलर फार्मूला निकालना है। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसमें आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में हम मेंशन करेंगे सबसे पहले तो आपको एटम्स क्या क्या दिए हुए हैं। हमें 2 एटम दिए हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, सेकेंड हम निकालेंगे परसेंटेज, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, कार्बन 80% है और हाइड्रोजन 20% है। तीसरा हम लिखेंगे इनका एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है, अब देखो हम निकाल रहे हैं इनका रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। देखो 80 डिवाइडेड बाय 12, 12 6 72, वापस 8, दिस इज 6.66, और 20 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, दिस इज 20। तो ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले एटम्स निकाला, फिर हमने परसेंटेज लिखा, फिर इनका एटॉमिक मास निकाला, फिर रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाला। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं दिस इज सिंपलेस्ट रेशियो। देखो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, इस वैल्यूज़ में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको आप सबसे डिवाइड करोगे। ठीक है, देखो 6.66 और 20, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 6.66, इसको आप दोनों फैक्टर से डिवाइड करोगे, तो आप यहाँ पे भी करोगे 6.66 डिवाइडेड बाय 6.66, दिस इज 1,
एंड 20 डिवाइडेड बाय 6.66 अप्रोक्स 3। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा जाता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देखो ये होल नंबर में ही है, पर अगर सपोज करो अगर ऐसा आता यहाँ पे 1.5 होता, ठीक है, या यहाँ पर 3.5 होता, ठीक है, तो आपको ये एटम जो होते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम जो होते हैं वो होल नंबर में होते हैं। ठीक है, 1.5 अलाउड नहीं है कि आप कार्बन 1.5 हाइड्रोजन 3.5 ऐसा लिखो। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर ये 1.5 होता तो इसको भी 2 से इंटू करते हैं, इस फैक्टर को भी 2 से इंटू करते ताकि ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है, पर यहाँ पे ये होल नंबर में ही है तो इसलिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी अगर कोई डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू आती है तो आपको उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। सपोज करो 1.5 होता तो इसको 2 से इंटू करते तो ये भी 2 से इंटू होता। ठीक है, 1.5 इंटू 2 करते तो यहाँ पे 3 होता और 3 इंटू 2 करते तो 6 होता। अब देखो बच्चों, हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, कार्बन का आया 1 और हाइड्रोजन आया 3। ठीक है, अब जब आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया तो आप एम्पिरिकल मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा 12 + 3, तो हमारे पास एम्पिरिकल मास आएगा 15। ठीक है, जब आपको एम्पिरिकल मास मिल गया, जब आपको मॉलिक्यूलर मास मिल गया तो आप क्या निकाल सकते हो n, क्योंकि n अगर आपके पास है तो आप फार्मूला निकाल सकते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो हम n कैलकुलेट करते हैं। n कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास। ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास तो दिया हुआ है कितना 30, n एम्पिरिकल मास 15, तो n कितना आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, n हमने 2 कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो हमारे पास एक फार्मूला था, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास फार्मूला था मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, n कितना है 2, एम्पिरिकल फार्मूला कितना आया CH3, सॉल्व करेंगे कितना आएगा C2H6। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। हमेशा क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ए कंपाउंड कंटेन 80% कार्बन 20% हाइड्रोजन, क्वेश्चन ये बोल रहा था। तो हमने एटम्स लिखे, कौन कौन से एटम्स है, कार्बन और हाइड्रोजन। कितना परसेंटेज है, ये 80 है, ये 20 है। एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, फिर हमने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले। कैसे निकालते, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास किया। तो 80 डिवाइड बाय 12, 20 डिवाइड बाय 1, तो ये सोल्व करेंगे कितना आएगा 6.66, और यहाँ पे कितना आएगा बच्चों 20। अब इन दोनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, लोवेस्ट वैल्यू, उसको सबसे डिवाइड करना है। इससे क्या निकलेगा, सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो हमारे पास 1 और 3 आया। ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, अगर बाय द सपोज ये डेसिमल में आया तो आपको इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना। पर याद रखो, जिस फैक्टर से आप इंटू करोगे एक वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए दूसरी वैल्यू को भी उसी फैक्टर से इंटू करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गया। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आने के बाद हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है कार्बन 1 हाइड्रोजन 3, तो फार्मूला हो गया CH3। इसका मास कितना हो जाएगा, एम्पिरिकल मास 50। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 30, एम्पिरिकल मास गिवन है 50, तो इससे हमने n कैलकुलेट किया। n कितना आया 2। ठीक है, उस n को हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले फार्मूले में पुट किया, तो फार्मूला क्या आ गया C2H6। ये समझ में आ गया। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन 37.47%, हाइड्रोजन 12.61% एंड ऑक्सीजन इज 49.92%। कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन एक बार फिर सुन लो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गिव्स कार्बन 37.47%, हाइड्रोजन 12.61% एंड ऑक्सीजन इज 49.92%। कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखो, हमें एटम मिल गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमें इनका परसेंटेज मिल गया है।
ठीक है, वैसे ही फिर से टेबल फॉर्म करनी है जैसे हम पहले फॉर्म की थी। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका एटॉमिक मास लिखेंगे। ठीक है, तो इनका एटॉमिक मास आप लोग जानते हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर क्या निकालेंगे हम, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकालोगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, परसेंटेज हमारे पास 37.47 डिवाइडेड बाय 12, 12.61 डिवाइडेड बाय 1, 49.92 डिवाइडेड बाय 16। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, दिस इज 3.12, दिस इज 12.61 एंड दिस इज ऑल्सो 3.12। ठीक है, सबसे पहले एटम्स लिखे, फिर परसेंटेज लिखा, फिर इनका एटॉमिक मास लिखा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास से। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे इनका सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको सबसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, दिस इज 3.12 डिवाइडेड बाय 3.12, 1, 12.61 डिवाइडेड बाय 3.12, अप्रोक्स 4, 3.12 डिवाइडेड बाय 3.12, दिस इज ऑल्सो 1। देखो होल नंबर में ही है, इसलिए हमें किसी फैक्टर से इनटू या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप लिखोगे यहाँ पर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो क्या होगा, 1, 4, 1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, C1 है, हाइड्रोजन 4 टाइम्स है और ऑक्सीजन 1 टाइम है। ठीक है, 1 को मेंशन करते नहीं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया। जब भी एम्पिरिकल या मॉलिकुलर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको इस टाइप की टेबल का फॉर्मेशन करना है। फिर से सुन लो, आपको एटम्स लिखने हैं, उनके परसेंटेज लिखने हैं, एटॉमिक मास निकालना है, लिखना है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको सबसे डिवाइड करेंगे, और उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। इसके बेसिस पर आप क्या लिखोगे, एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल मास आ जाएगा। मॉलिकुलर मास अगर गिवन है तो एन कैलकुलेट करोगे, एन अगर आपके पास आ जाएगा तो आप मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्लियर है। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्या होता है, आपको वेपर डेंसिटी देता है और आपसे मॉलिकुलर फार्मूला पूछता है। तो एक फार्मूला है, याद रखो। ठीक है, मॉलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अगर आपको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन है और मॉलिकुलर मास निकालना है तो वेपर डेंसिटी को डबल कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिकुलर मास आ जाता है। तो मॉलिकुलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो आप लोगों से बन गए होंगे। ठीक है, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नए लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास जो होगी एटम मॉलिकुलर अर्थमेटिक्स के अंदर, ठीक है, उसमें हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स। वो लास्ट टॉपिक होगा, उस टाइप से एटम मॉलिकुलर केमिकल अर्थमेटिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।